हेलो लर्नर्स, वेलकम टू गुरुकुल हिस्ट्री एजुकेशन। आज हमारी हिस्टोरियोग्राफी पर फिफ्थ क्लास है और इस क्लास में हम सामान्यीकरण के स्तर यानी लेवल्स ऑफ जनरलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। और इससे पहले की क्लास में हमने सामान्यीकरण का मीनिंग और उसकी प्रोसेस को जाना था, जिसमें बताया था कि जो है सामान्यीकरण कंक्लूजन होता है एक तरह से, और इसमें हम स्पेसिफिक से जनरल की ओर जाते हैं, यानी विशेष से सामान्य की ओर जाते हैं, और जो भी हमारा कंक्लूजन आता है उससे फिर एक बड़े एरिया पर लागू किया जाता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। पहला है निम्न स्तरीय सामान्यीकरण। तो निम्न स्तरीय सामान्यीकरण तब होता है जब हम किसी तथ्य या घटना को किसी खांचे में डालते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं या उसे कालबद्ध करते हैं। जब भी हम किसी तथ्य या घटना को किसी खांचे में डालते हैं, यानी जैसे कोई भी तथ्य या घटना है उसे हम ऐसे एक किसी बॉक्स में या खांचे में डाल देते हैं और उसकी लेबलिंग कर देते हैं। खांचे में डालना यानी उसकी लेबलिंग कर देते हैं या फिर उस पर टैग लगा देते हैं, जैसे कि कोई तथ्य या घटना आर्थिक है या फिर सामाजिक है, इस तरह का लेबल या टैग लगा देते हैं। तो इस तरह के सामान्यीकरण, जब इस तरह का सामान्यीकरण किया जाता है तो उसे निम्न स्तरीय सामान्यीकरण किया कहा जाता है। ऐसे ही आगे है, उसका वर्गीकरण करते हैं। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, उसको किसी जाति, क्षेत्र, धर्म या पेशे से जोड़कर जब हम देखते हैं, यानी उसका क्लासिफिकेशन कर देते हैं इन आधारों पे, तब भी हम इस प्रकार के सामान्यीकरण को भी निम्न स्तरीय सामान्यीकरण कहा जाता है। फिर किसी घटना या तथ्य को यह कहना कि ये घटना किसी विशेष वर्ष या दशक या शताब्दी से हुई है। जब हम किसी भी घटना को विशेष वर्ष, दशक या फिर शताब्दी से जोड़कर देखते हैं, तब भी हम निम्न स्तरीय सामान्यीकरण कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं कि किन्हीं तथ्यों को आर्थिक कहना या फिर किसी व्यक्ति को जाति, क्षेत्र, धर्म या पेशे से जोड़कर देखना, यह कहना कि यह घटना किसी विशेष वर्ष, दशक या शताब्दी में हुई थी। इस प्रकार के जो भी सामान्यीकरण होते हैं वो निम्न स्तरीय सामान्यीकरण कहलाते हैं। मध्य स्तरीय सामान्यीकरण तब होता है जब कोई इतिहासकार किसी विषय वस्तु के अध्ययन के लिए उसके विभिन्न तत्वों के बीच अंतर संबंध खोजने का प्रयास करता है। जब भी कोई इतिहासकार विषय के अध्ययन के लिए जो है डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच इंटरकनेक्शन को खोजने की कोशिश करता है, तब ऐसे सामान्यीकरण को मध्य स्तरीय सामान्यीकरण कहा जाता है। उदाहरण के लिए 1929 से 1937 तक पंजाब में किसान आंदोलन हुआ। अगर बहुत हुआ तो इतिहासकार इस आंदोलन के आगे और पीछे के संबंधों और कड़ियों को देख सकता है। बैकग्राउंड और फॉरवर्ड लिंकेज और कनेक्शंस को देख सकते हैं हिस्टोरियंस, लेकिन उसे अपने को विषय वस्तु तक ही सीमित रखना होगा। यानी जो है बैकग्राउंड और फॉरवर्ड लिंकेज और कनेक्शन को देख सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली सब्जेक्ट मैटर तक ही हमें सीमित रहना होगा। मिडिल जो है लेवल का जनरलाइजेशन होता है उसमें। आगे देख लेते हैं व्यापक सामान्यीकरण यानी वाइड जनरलाइजेशन और सिस्टमेटाइजिंग और स्कीमेटाइजिंग जनरलाइजेशन। तो यहाँ पे सिस्टमेटाइजिंग मतलब व्यवस्थित और स्कीमेटाइजिंग मतलब योजनाबद्ध तरीके से किया गया जनरलाइजेशन। यह तब होता है जब इतिहासकार समाज को बांधने वाले संभावित व्यापक सूत्रों और महत्वपूर्ण संबंधों तक पहुंचते हैं। इसमें क्या कहते हैं, इतिहासकार किसी पूरे युग यानी एंटायर एरा में समाज के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पारिस्थितिकीय सूत्रों का अध्ययन करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार के जनरलाइजेशन में इतिहासकार जब किसी सीमित विषय का अध्ययन कर रहे हों, तब भी वह इन सूत्रों के माध्यम से राष्ट्रव्यापी, समाजव्यापी, यहाँ तक कि विश्वव्यापी दृश्य उकेरने का प्रयत्न करते हैं। यानी जो भी वो किसी सीमित विषय का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन उन सूत्रों के माध्यम से वो नेशन वाइड, सोसाइटी वाइड
वर्ल्ड वाइड पिक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई यूरोपीय विद्वान एशियाई अफ्रीकी समाज के किसी विशिष्ट सामाजिक या धार्मिक पहलू का अध्ययन करता है, तो एशियाई और अफ्रीका की जो व्यापक प्राच्यवादी समझ जो है उसके मस्तिष्क में होती ही है। इसी तरह जब कोई ब्रितानी विद्वान किसी विशेष काल में एशियाई देश के आर्थिक इतिहास को पढ़ता है या आज भी पढ़ता है, तो उपनिवेशवाद की व्यापक समझ उसे प्रेरित करती है। और इस प्रकार के जो व्यापक सामान्यीकरण किए हैं, तो किन किन हिस्टोरियंस ने और समाजशास्त्रियों ने किए हैं, देख लेते हैं। इनमें है कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, मार्क ब्लॉक, फेरनॉट ब्रोडले, और हैं एरिक हॉब्सबॉम, इमैनुअल वेलरस्टाइन, और भारत में है डी कौशाम्बी, आर एस शर्मा, रोमिला थापर और इरफान हबीब। ये ऐसे हैं जिन्होंने व्यापक सामान्यीकरण किया है। अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट है मेटा हिस्ट्री का, जो मैंने इंक्लूड कर लिया है स्लाइड में। मैंने सोचा यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है इसलिए। तो मेटा हिस्ट्री अक्सर अनैतिहासिक होती है, यानी अनहिस्टोरिकल होती है, क्योंकि वह इतिहास पर इतिहास से बाहर का कोई सिद्धांत लादना चाहती है, यानी इतिहास के बाहर का कोई सिद्धांत इम्पोज करना चाहती है हिस्ट्री में। यह सिद्धांत इतिहास के ठोस अध्ययन से उभरकर सामने नहीं आया होता है, और जो सिद्धांत ये लादना चाहती है वो सिद्धांत जो है ठोस अध्ययन से उभरकर, हिस्ट्री के ठोस अध्ययन यानी हिस्ट्री का जो कॉन्क्रीट स्टडी होती है, यथार्थ यानी वास्तविक अध्ययन होता है, उससे उभरकर सामने नहीं आया होता है यह सिद्धांत, जिसे ये मेटा हिस्ट्री में लादना चाहती है, इम्पोज करना चाहती है। इसमें क्या होता है, कई बार कोई एक कारण को या फिर इतिहास दर्शन को ही सभी ऐतिहासिक परिवर्तनों को समझने के लिए काम में लाया जाता है। ये मेटा हिस्ट्री की बात हो रही है यहाँ पे। और इस पद्धति के उदाहरण हैं हीगल, स्पेंगलर, टाइनबी या द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस पर हाल का लेखन। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इनके मेटा हिस्ट्री के। आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में हम सामान्यीकरण की अनिवार्यता पढ़ेंगे। थैंक यू।